क्वेश्चन 1, मैच द फॉलोइंग। सेक्शन 192 टीडीएस का एमसीक्यू कर रहे हैं, और ये एमसीक्यू ऑब्वियसली मेरे बनाए हुए हैं, पूरा टीडीएस रिवाइज हो जाएगा आपका। तो सेक्शन 192, इट इज टीडीएस ऑन सैलरीज, करेक्ट। 192A, विड्रॉल फ्रॉम प्रोविडेंट फंड, एक्सीलेंट है। 193 इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। 194 टीडीएस ऑन डिविडेंड, यही बचा हुआ। CADB, CADB, D is the answer. Question 2, 194A, यही होगा। अदर इंटरेस्ट। 194B, विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, तो कैमल रेसेस से अगर विन कर रहे हैं तो बी होगा। 194BB, विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस, और 194C पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर। और इसमें गलती ये होगा कि ऊपर नीचे हमने किया नहीं इसको, तो ABCD आ रहा है, तो मैं इसको ऊपर नीचे कर दूंगा, ठीक है। तो इसमें से कोई एक आंसर होगा, ऊपर नीचे में करके इसका आंसर लिख दूंगा। 3, 194D, इंश्योरेंस कमीशन, टीडीएस ऑन इंश्योरेंस कमीशन। 194DA, लाइफ इंश्योरेंस, टीडीएस ऑन लाइफ इंश्योरेंस मैच्योरिटी प्रोसीड्स, बहुत बढ़िया। 194G, लॉटरी कमीशन, और 194H, अदर कमीशन और ब्रोकरेज। DCBA इज द आंसर। 4, मैच। 194I, TDS ऑन पेमेंट ऑफ रेंट। 194IA, 194IA। Yes, transfer of immovable property. 194IB, payment of rent other than 194I. 194J, 6 टाइप ऑफ, ये 6 टाइप ऑफ पेमेंट्स कौन कौन से जरा बताएंगे आप? CDAB, CDAB, सी इज द आंसर। कौन कौन से है 6 टाइप ऑफ पेमेंट्स? प्रोफेशनल फीस, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज, रॉयल्टी, पेमेंट टू कॉल सेंटर्स, डायरेक्टर्स, और नॉन कंप्यूटिंग फीस। एक्सीलेंट। तो हम लोग एक एक सेक्शन का भी एमसीक्यू बनाएंगे, अभी तो मैच कर रहे हैं हम लोग, वो भी करेंगे। 194K, इनकम फ्रॉम यूनिट्स। 194LA, 194LA, compulsory acquisition of immovable property by the government. 194M, 194M, yes, TDS on works contract, professional fees, commission, brokerage by individual और HUF। इसमें कौन कौन सा सेक्शन है? 194C अगर एप्लीकेबल नहीं है तो ये है, 194H एप्लीकेबल नहीं है तो ये है, 194J एप्लीकेबल नहीं है तो ये वाला सेक्शन। फिर 194N, कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक, CDAB,
C, D, A, D. C is the answer. 6. 194 O. Payment made by e-commerce operator. 194 P. ये मैं बता देता हूँ. Payment to resident, senior citizen. Payment to senior citizen. 194 Q. Purchase of goods. 195 B. Payment to non-resident. CADB. CA. 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 D आंसर है. ये हो गया. अब 192 का. एग्जामिन द फॉलोइंग. 192 किसके लिए है? TDS on salaries. Examine. Employer is required to deduct tax on income computed under the head salaries. True or false? Employer is required to deduct. False. Employer is required to deduct in tax on income under the head salaries ही नहीं है. एम्प्लॉय के ऊपर एम्प्लॉय अगर चाहे तो बाकी इनकम के बारे में बता सकता है. इन सबको जोड़ के, तो यानी कि वो टोटल इनकम के ऊपर वो कैलकुलेट कर रहा होगा. करेक्ट है? हाँ या ना? अपने कैपिटल गेन की इनकम भी बताएगा, सिर्फ इनकम बताएगा, लॉस सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी का बताएगा. करेक्ट है? तो बड़े ध्यान से पढ़िएगा. रेट ऑफ टीडीएस शैल बी एज पर स्लैब रेट. ट्रू और फॉल्स? फॉल्स. अगर ये कैपिटल गेन की इनकम बता देता है तो स्पेशल इनकम भी होगा. है ना? एवरेज रेट तो बाद में कैलकुलेट करेंगे. तो जी बोथ फॉल्स है. आइए. Employer shall deduct tax at average rate on payment made every month to employee. True or false? True. Tax for TDS under section 192 shall be computed before adding surcharge and cess. False है. TDS अंडर सेक्शन 192 में सरचार्ज और सेस जोड़ने के बाद एवरेज रेट निकालते हैं, नहीं तो इस बेचारे को एडवांस टैक्स देना पड़ जाएगा. याद है? क्वेश्चन 9. कंप्यूट अमाउंट ऑफ एवरेज रेट ऑफ TDS अंडर सेक्शन 192. इनकम फ्रॉम सैलरी 10 लाख, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 3 लाख, अदर इनकम 5 लाख. आपको एवरेज रेट कैलकुलेट करना है. इसमें मैं पॉज कर रहा हूं, आप कैलकुलेट कीजिए. ऋषभ 17.55 कैलकुलेट कर रहा है. राजेश जी, राजीव जी, आप लोग मतलब लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 3 लाख पूरा सेट ऑफ होगा या सिर्फ 2 लाख सेट ऑफ होगा? दूसरा, क्या एम्प्लॉयर लॉस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी सेट ऑफ कर पाएगा? नहीं कर पाए. हाँ कर पाएगा. सॉरी ये कर पाएगा. मैं इसमें एक और लॉस डालता हूं, और मान लीजिए वो लॉस है नहीं, बिजनेस लॉस नहीं, कैपिटल गेन का भी लॉस नहीं, अदर लॉसेस नहीं, अदर, हाँ अदर लॉस, अदर लॉसेस डालता हूं. मान लीजिए 20,000. तो हाउस प्रॉपर्टी लॉस के अलावा कोई और लॉस क्या सेट ऑफ कर पाएगा एम्प्लॉयर? एम्प्लॉय तो कर पाएगा, लेकिन एम्प्लॉयर सेट ऑफ कर पाएगा? नहीं कर पाएगा. तो अब इसका अगर मैं इनकम देखूं तो 10 माइनस टू 8 लाख प्लस 5 लाख कितना होगा? 13 लाख होगा. हाँ या ना? थर्टीन लाख पे जो स्लैब रेट लगा के टैक्स आएगा 210,600. यस और नो? बता दीजिए.
10 लाख पे तो 1,12,500 आएगा। ऋषभ कह रहा है 2 लाख रुपए ऑलरेडी माइनस हो चुका। कैसे? 10 लाख रुपया इनकम फ्रॉम सैलरी कंप्यूटेड है, इसका मतलब स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस हो चुका है। हॉर्स प्रॉपर्टी का लॉस कैसे माइनस हो चुका है? जब इनकम फ्रॉम सैलरी लिख रहा है, ग्रॉस टोटल इनकम लिखता और कंप्यूटेड लिखता तब मैं मानता। यस और नो? तो 2,10,600 डिवाइडेड बाय 13 लाख, तो ये आएगा 16.20%। दिस विल बी द आंसर। आया? एग्जामिन द फॉलोइंग। 194 डी किसके लिए है? Insurance commission. TDS rate on insurance commission is uniform irrespective whether pay is a corporate or non-corporate assessee. True or false? This is false. क्योंकि अगेन ये मैं कुछ लिख नहीं पा रहा हूं। एक मिनट मुझे दोबारा करना पड़ेगा। Now 194D, TDS rate on insurance commission is uniform irrespective whether pay is a corporate or non-corporate assessee. तो ये है फॉल्स। क्यों है फॉल्स? जरा देखते हैं। इंडिविजुअल एचयूएफ नॉन कॉर्पोरेट एसएससी है, इंडिविजुअल एचयूएफ फर्म है, तो रेट 5, कोरोना 25% कम, फिर 5। कॉर्पोरेट एसएससी के लिए 10 है, तो इट इज नॉट यूनिफॉर्म। नो टीडीएस ऑन इंश्योरेंस कमीशन इफ पेमेंट अमाउंट इज अप टू 15,000। ट्रू और फॉल्स? दिस इज ट्रू। बी इज द आंसर। भाई डीए किसके लिए है? लाइफ इंश्योरेंस मेच्योरिटी प्रोसीड्स, प्रीमियम पेड 1 lakh, maturity amount is 3 lakh, TDS shall be deducted on 2 lakh. True or false? जितना पे करेंगे उस पे या इनकम जो जनरेट हो रही है उस पे? इनकम वाले पे, तो दिस इज ट्रू। No TDS if the life insurance maturity amount is up to rupees 1 lakh. True or false? This is false. Less than 1 lakh if I correctly remember. Less than 1 lakh. और हमने बताया था सिर्फ 2 ही जगह है लेस देन जहां पर यूज हो रहा है, एक लमसम विड्रॉल फ्रॉम प्रोविडेंट फंड और दूसरा है लाइफ इंश्योरेंस मेच्योरिटी प्रोसीड, और एक जगह है शायद, है ना? नहीं, और कहीं नहीं। 194G किसके लिए है? लॉटरी कमीशन का। और ये क्वेश्चन मैं हटा देता हूं, ये रिपीट हो गया। लॉटरी कमीशन है, और मैं आपको बताता हूं, आप बताइएगा। जो मेरे दिमाग में है वो मैं पूछ रहा हूं आपसे। लॉटरी एजेंट विंस लॉटरी टिकट, विंस लॉटरी from unsold tickets, from unsold tickets.
तो टैक्स शैल बी डिडक्टेड अंडर सेक्शन 194B, ट्रू और फॉल्स? लॉटरी एजेंट विंस लॉटरी फ्रॉम अनसोल्ड टिकट, टैक्स शैल बी डिडक्टेड अंडर सेक्शन 194B, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। फिर एक बना देते हैं, रेट ऑफ टैक्स अंडर सेक्शन 194G इज 10%, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। 5%, जितने भी कमीशन है सब पे 5% है ना? एक्सेप्ट इंश्योरेंस कमीशन, जहां पर कॉर्पोरेट को अगर इंश्योरेंस कमीशन मिलता है तो 10% है। बोथ फॉल्स। डी इज द आंसर। 194H, tax shall be deducted where payment is made to share broker exceeding 15,000, true or false? फॉल्स। कमीशन के डेफिनेशन में शेयर ब्रोकर एक्सक्लूडेड था, याद है आपको? देखिए 194H, नॉट बीइंग सिक्योरिटीज। तो यहां एक्सीडिंग 1 करोड़, ये सब तो हम मान के चल रहे हैं ना। A company shall deduct tax at source under section 194H, अभी यहाँ कंपनी लिख दिया, for payment of commission made to real estate agent exceeding 15,000, true or false? This is true. False, true? D is the answer. 194I, टैक्स अंडर सेक्शन, अच्छा 194I है किसके लिए? पेमेंट ऑफ रेंट। 194I is deducted on advance payment of rent, true or false? True. Tax under section 194I is deductible on refundable security deposit of rent. This is false. A is the answer. Compute amount of TDS under section 194I where payment is made to Jet Limited. Rent of building 150, rent of furniture 50, rent of plant and machinery 1 lakh. बताइए। मैं पॉज कर रहा हूं, आप, अच्छा मैं पॉज नहीं करता हूं, आप बताइए, सोच के बताइए। अब देखिए क्या हो रहा है, रेंट ऑफ बिल्डिंग 150, रेंट ऑफ फर्नीचर 50, और ये तो टोटल अगर मैं करता हूं तो टोटल की पेमेंट कितना हो रहा है? 3 लाख हो रहा है। तो 240 से ज्यादा है तो आई लग जाएगा, आई लग जाएगा। बाकी मान लीजिए बाकी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। अब आया रेट ऑफ टीडीएस में। रेट ऑफ टीडीएस में बिल्डिंग और फर्नीचर पे 10% है और प्लांट एंड मशीनरी पे 2% है, तो 22,000 आंसर आएगा। करेक्ट है? थर्टी वन बताइए। रेंट ऑफ बिल्डिंग 150, रेंट ऑफ फर्नीचर 50, रेंट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 40,000। यहां पर अगेन अगर वो करेंगे तो 240 है, एक्सीड नहीं कर रहा है, तो नो टीडीएस। करेक्ट। चलिए अब हम लोग कर रहे हैं, आपके पास रिटर्न ऑफ इनकम का एमसीक्यू, ज्यादा नहीं है। आइए, इंडिविजुअल शैल फाइल रिटर्न ऑफ इनकम, एक मिनट भूमिका बांध लो।
तो ये हम लोग रिटर्न ऑफ इनकम का एमसीक्यू कर रहे हैं और ये एमसीक्यू हमारे बनाए हुए हैं और इससे पूरा रिटर्न ऑफ इनकम रिवाइज भी हो जाएगा। इंडिविजुअल शेल फाइल, क्वेश्चन नंबर 1, इंडिविजुअल शेल फाइल return of income if his total income including deduction under section 80C to 80U exceeds basic exemption. True or false? बता दीजिए। ट्रू। और भी बहुत कुछ ऐड होता है लेकिन फिलहाल ये स्टेटमेंट तो ट्रू है। An individual having a long-term capital gain arising on transfer of residential house property is 80 lakh claimed 100% exemption of 80 lakh under section 54. He is not required to file his return of income since its income is nil and has no other income. True or false? False. अब तो ये false है, 54 भी ऐड होगा तो A is the answer. A company shall not file its return of income if it earns only agriculture income which is fully exempt from tax under section 10 subsection 1. True or false? False. कंपनी को तो हर हालत में रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना होता है। ड्यू डेट ऑफ company. The due date of filing of return of income for an assessee who is required to file transfer audit report is 30th November. True or false? बता दीजिए। 30th नवंबर ऑफ रिलेवेंट असेसमेंट ईयर कर दूंगा। True. False, true. B is the answer. A person earning income from salaries exceeding basic exemption is required to file his return of income by 31st July of assessment year, relevant assessment. बताइए, true or false? True. Is section 44AB applicable to firm and not to its working partner? Due date of filing of return for working partner is 31st July of assessment year. बताइए। फॉल्स। अगर फर्म को 44A भी एप्लीकेबल है तो फर्म का भी ड्यू डेट 31 अक्टूबर हो जाएगा और वर्किंग पार्टनर का भी ड्यू डेट 31 अक्टूबर हो जाएगा। और ऐसा करता हूं, नॉट टू इट्स स्लीपिंग पार्टनर कर देता हूं ताकि क्वेश्चन और अच्छा बन जाए। स्लीपिंग। ट्रू फॉल्स? ये इज द आंसर। मिस्टर एक्स रन्स ए रिटेल ट्रेड, टर्नओवर इज 3 करोड़, लॉस फ्रॉम बिजनेस इज 5 लाख। Mr. X is not required to file return of income. True or false? मैं फिर से पढ़ देता हूं। Mr. X runs a retail trade, turnover 3 crore, loss from business 5 lakh. Mr. X is not required to file return of income. True or false? ट्रू है। आप देखिए कैसे सोच रहे हैं। आप 139 सबसेक्शन 3 के अकॉर्डिंग सोच रहे हैं कि रिटर्न नहीं फाइल करेगा तो लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। मैं ये कह रहा हूं कि रिटर्न फाइल करना है या नहीं करना ये 139 सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग है। तो दिस इज ट्रू, रिटर्न फाइल करना कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर वो फाइल नहीं करता तो उसको नुकसान है, इसलिए उसके पास वो वॉलंटरली फाइल करेगा। करेक्ट है। चलिए, पार्टनरशिप फर्म लेट आउट इट्स रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी इज 10 करोड़, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न इज 31 अक्टूबर, इट हैज नो अदर इनकम। हिमांशु कह रहे लेकिन इनका टर्नओवर 3 करोड़ है, ऑब्वियसली टर्नओवर 3 करोड़ है तो 44AB में वो उसको ऑडिट करवाना पड़ेगा। ऑडिट रिपोर्ट तो कंपलसरी है लेकिन रिटर्न कंपलसरी नहीं है। इन प्रैक्टिकली सब फाइल करते हैं। इसका बताइए। पार्टनरशिप फर्म लेट आउट इट्स रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी इज 10 करोड़, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न इज 31 अक्टूबर, इट हैज नो अदर इनकम। बताइए ट्रू और फॉल्स? फॉल्स है। इसका ड्यू डेट होगा 31 जुलाई ऑफ असेसमेंट ईयर।
फाइल तो करना होगा। ड्यू डेट क्या 31 अक्टूबर होगा या 31 जुलाई होगा? जुलाई होगा, क्योंकि ये ऑडिट वाला नहीं है, इसमें ऑडिट की कंपलसरी नहीं है। ऑडिट कंपलसरी तो पीजीबीपी में है, बिजनेस वाला है, नॉन ऑडिट का केस है। करेक्ट, ट्रू फॉल्स, ए इज द आंसर। बिलेटेड रिटर्न कैन बी रिवाइज, ट्रू और फॉल्स? ट्रू। रिवाइज रिटर्न कैन फर्दर बी रिवाइज, ट्रू और फॉल्स? ये तो ट्रू है। 139 सबसेक्शन 5, ये 139 सबसेक्शन 4 बिलेटेड रिटर्न का, तो बोथ ट्रू। एग्जामिन फॉलोइंग केस वेयर असेसमेंट इज नॉट इनिशिएटेड, असेसमेंट शुरू ही नहीं हुआ, असेसमेंट इज नॉट इनिशिएटेड एंड ये असेसमेंट, यही ठीक है। फॉर असेसमेंट ये 21-22 लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ बिलेटेड रिटर्न इज 31 मार्च 2022, ट्रू और फॉल्स? ट्रू, ये चेंज नहीं हुआ। ये फॉर असेसमेंट ये 22-23 लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिवाइज रिटर्न इज, अच्छा ये भी 31 मार्च 2022 कर देता हूं मैं। फॉर असेसमेंट ये 2022-23 लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिवाइज रिटर्न इज 31 मार्च 2022, ट्रू और फॉल्स? 23, सॉरी 23, फॉल्स। क्या होगा लास्ट डेट? 31 दिसंबर 2022 होगा, तो ये इसका आंसर। एग्जामिन फॉलोइंग केस वेयर असेसमेंट इज नॉट इनिशिएटेड। फॉर असेसमेंट ये, हाँ न्यू अमेंडमेंट है। फॉर असेसमेंट ये 22-23 लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ बिलेटेड रिटर्न इज 31 दिसंबर 2022, ट्रू और फॉल्स? ये दो बार आ रहा है क्या? अच्छा, एक बिलेटेड रिटर्न का है, इसको मैं दोनों ट्रू कर दूंगा। फॉर असेसमेंट ये 22-23 लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिवाइज रिटर्न इज 31 दिसंबर 22, ट्रू ट्रू। अब मुझे याद आ गया मैंने क्या करने की कोशिश कर रहा था। 31, ये 21-22 का, ये भी 21-22 है, तो फॉर असेसमेंट ये 21-22, हाँ ये भी ट्रू हो जाएगा। फिर मैं कुछ और करने की कोशिश कर रहा था, वो ट्रू। तो 21-22 तक बिलेटेड और रिवाइज 31 मार्च 22 तक है, तो ये बोथ ट्रू, ये हम हटा देता हूं, सी आंसर आएगा। और 22-23 से बिलेटेड रिटर्न और रिवाइज रिटर्न दोनों का लास्ट डेट 31 दिसंबर 2022 हो गया ऑनवर्ड्स, तो बोथ ट्रू। आइए, एग्जामिन फॉलोइंग केस वेयर द असेसमेंट ऑर्डर इज पास्ड ऑन 14th दिसंबर, लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ बिलेटेड रिटर्न इज 14 दिसंबर, ट्रू और फॉल्स? दिसंबर के बाद रिटर्न फाइल नहीं करे ना वो करने देगा, क्योंकि वो इनवैलिड रिटर्न हो जाएगा। चलिए, एग्जामिन फॉलोइंग केस वेयर असेसमेंट ऑर्डर इज पास ऑन 14th दिसंबर, लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ बिलेटेड रिटर्न इज 14 दिसंबर, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिवाइज रिटर्न इज 13 दिसंबर, ट्रू और फॉल्स? ट्रू। एक दिन पहले आता, यहां भी 13 होता तो हो जाता, फॉल्स ट्रू, डी इज द आंसर। रिटर्न फाइल्ड बिफोर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न शोइंग इनकम ऑफ 6 लाख, तो मैं यहां लिख देता हूं ड्यू डेट है, यहां पर आपने रिटर्न इससे पहले फाइल किया और 6 लाख शो किया। रिटर्न रिवाइज ऑन 14 दिसंबर शोइंग लॉस ऑफ 1 लाख, और यहां पर 1 लाख रुपया शो किया। लॉस कैन बी कैरिड फॉरवर्ड, ट्रू और फॉल्स? बताइए। ट्रू। 139 सबसेक्शन 3 के अकॉर्डिंग लॉस कैन बी कैरिड फॉरवर्ड
if return is filed on or before due date, and if this return is revised, then revised return substitutes the original return from the date the original return is filed. तो 1,00,000 रुपया यहाँ सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, तो हम लोग मानेंगे कि 1,00,000 रुपए का लॉस अब कैरी फॉरवर्ड भी हो सकता है, बिकॉज 139 सेक्शन 3 के कंडीशन को वो सेटिस्फाई करता है. Return filed after due date of filing a return showing income of 6 lakh. Return revised on 14 December showing a loss of 1 lakh. Loss can be carried forward. True or false? False. A is the answer. In which of the following cases quoting of PAN is not mandatory? Opening a Demat account, PAN compulsory है या नहीं है? Purchase of foreign currency of value exceeding 50,000, PAN compulsory है या नहीं है? Sale or purchase of motor vehicle, PAN compulsory है या नहीं है? Payment of bill of 25,000 in a hotel, PAN compulsory नहीं है, तो डी इज द आंसर. चलिए अब पुराने क्वेश्चंस. Arun's gross total income is 2,45,000. He deposits 45,000 in PPF. He pays electricity bill aggregating to 1.2 lakh. Which of the statement is correct? Arun is not required. Arun is not required. Arun is not required. फिर लास्ट में क्या लिखा हुआ है? Arun is required. बताइए. कौन सा आंसर आएगा? अरुण इज रिक्वायर्ड, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सीड करता है एक साल में 1,00,000 रुपए से ज्यादा, तो अरुण को रिटर्न फाइल करना होगा. आया? हमने पढ़ा था. क्वेश्चन 2. मिस्टर पवन इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ रोस्टिंग एंड ग्राइंडिंग कॉफी बीन्स. ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर इज टोटल इनकम इज 4.5 lakh. Mr. Pawan filed his return of income late. Compute fee payable for default in furnishing return of Mr. Pawan. 5,000 not exceeding 1,000. 10,000 no fees payable as the total income is below 5 lakh. True or false? लेट फीस के लिए अच्छा कॉफी बीन्स रोस्टिंग एंड ग्राइंडिंग कॉफी बीन्स है, इसमें 4.5 लाख है, और इसका अगर हम लोग टैक्सेबल इनकम निकालें 75% मेजर इनकम 75% है वो एग्रीकल्चर है, तो इसका 25%. तो अगर मैं 4.5 लाख का 25% निकालता हूं तो क्या ये टैक्सेबल इनकम है? बाकी तो एग्रीकल्चर इनकम हो जाएगा. तो ये तो 1,12,500 आ रहा है. तो इज नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल द रिटर्न ऑफ इनकम. इफ इज नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल द रिटर्न ऑफ इनकम तो लेट फीस का मतलब ही नहीं बनता. नो फीस इज पेएबल. आया? नो फीस, नो फी पेएबल एज अ टोटल इनकम. नो फी इज पेएबल. बस मैं रीजन क्यों लिखूंगा, मैं हटा दूंगा इसको. करेक्ट, ये हो गया. मुबारक हो. एक और एमसीक्यू करना चाह रहा हूं मैं आपके साथ. इसमें 4-5 ही क्वेश्चन है. AMT अल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स. Section 115 JC is applicable if tax on regular income is less than tax on adjusted total income computed under Section 115 JC. True or false? बता दीजिए. ट्रू होगा. आप रेगुलर इनकम पे टैक्स निकाल लीजिए और एडजस्टेड टोटल इनकम पे टैक्स निकाल लीजिए. अगर ये रेगुलर इनकम कम है तो एडजस्टेड टोटल इनकम का टैक्स देना पड़ेगा, यानी कि AMT लग गया. टैक्स अंडर रेट अंडर सेक्शन 115 JC इज 18.5% प्लस सरचार्ज प्लस सेस. ट्रू और फॉल्स? ट्रू. Section 115 JC is applicable if tax on regular income is less than, दोबारा कैसे आ गया?
compute adjusted total income of Mr. X. Total income is 40 lakh. Deduction claim under section 35AD is 10 lakh against purchase of plant and machinery. बताइए इसका adjusted total income क्या होगा? टोटल इनकम में आप बताइए, मैं वेट कर रहा हूं। टोटल इनकम में 40 लाख, इसमें ऐड करते हैं क्या चीज, जो डिडक्शन आपने 35AD का क्लेम किया है वो हमने ऐड कर दिया 10 लाख, और अगर 35AD प्लस होता है तो इसका डिप्रिसिएशन माइनस होगा। प्लांट मशीनरी है तो 15% के हिसाब से यानी कि 1.5 लाख, तो आंसर आएगा 48.5 लाख। सॉरी, हाँ 50 माइनस 1.5, 48.5 लाख। ये देखिए 4, कंप्यूट अमाउंट ऑफ टैक्स पेबल। टैक्स ऑन रेगुलर इनकम इज 4 लाख, टैक्स ऑन एडजस्टेड टोटल इनकम इज 1 लाख, टैक्स क्रेडिट अवेलेबल टू सेट ऑफ इज 5 लाख। आपको टैक्स निकालना कितना देना है? टैक्स ऑन रेगुलर इनकम कितना है? 4 लाख है। टैक्स ऑन एडजस्टेड टोटल इनकम कितना है? 1 लाख। क्रेडिट कितना है जो सेट ऑफ करने के लिए आया है? 5 लाख। बताइए क्या पूरा 5 लाख सेट ऑफ हो जाएगा और नील टैक्स देना है, या फिर कितना सेट ऑफ होगा क्रेडिट? क्रेडिट उतना टैक्सेबल होगा क्योंकि मिनिमम इतना टैक्स तो देना है, अल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स 1 लाख मिनिमम देना है। तो 4 लाख में मैं कितना माइनस करूंगा कि 1 लाख आएगा? 3 लाख। टैक्स क्रेडिट अवेलेबल टू सेट ऑफ इज 5 लाख। कंप्यूट अमाउंट ऑफ टैक्स पेबल, ये दैट इज 1। आया? क्वेश्चन 5, tax credit under section 115JD can be carried forward for 15, 7, 10, 5 assessment year. कितना assessment year के लिए carry forward होगा? A, 15 assessment year के लिए। Alternative minimum tax under section 115 JC is not applicable to A company. If an LLP claims deduction under section 35AD, the provisions of AMT under section 115 JC will apply when adjusted total income exceeds. बताइए, फर्म और LLP को irrespective of adjusted total income एप्लीकेबल ही है, तो नो लिमिट। सिर्फ इंडिविजुअल HUF फर्म LLP के अलावा उनके लिए जो लिमिट है वो 20 लाख की लिमिट है। तो अगर एडजस्टेड टोटल इनकम एक्सीड्स 20 लाख तभी इनको एप्लीकेबल है AMT। याद है आपको? तो ये भी कंप्लीट हो गया। तो वी कंप्लीटेड द फुल MCQ। मुझे नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखने होंगे, हमने नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं, लेकिन करीब करीब 92 पेजेस नजर आ रहे हैं। और TDS में अगर 50 क्वेश्चन थे तो MCQ के मुझे लग रहा है कि 300-400 क्वेश्चंस तो हैं ही हैं। क्या कहते हैं आप लोग? उसका एक पूरा डिटेल बनाएंगे हम लोग और मैं आपको PDF शेयर कर दूंगा। सो थैंक यू सो मच। मंडे मिलेंगे आपके साथ। मैं एक बात बताता हूँ, हमारे किताब में एक फास्ट ट्रैक क्विक रिवीजन इनकम टैक्स भी है, जहाँ पर पूरा इनकम टैक्स 50 पेज में है। उसको हम लोग रिवाइज करेंगे आपके साथ, पूरा इनकम टैक्स शुरू से लेकर अंत तक। तो हमने MCQ करते वक्त तो रिवाइज कर ही लिया है, प्लस अब वो फास्ट ट्रैक भी कर लेंगे। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट वीक तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। सो थैंक यू, बाय बाय।